क्या आपको पता है कि हम भारतीय अपनी थाली के लगभग 62% कैलोरीज सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। हाँ, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि भारत में जो तेजी से डायबिटीज बढ़ रहा है उसके खतरे से ये सीधे जुड़ा है। सवाल ये है कैसे? यही मिलियन डॉलर का सवाल है और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी में। बिल्कुल। आज हम ICMR इंडियन ऐप नाम के एक बड़े अध्ययन की गहराइयों में उतरेंगे। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये भारत में पोषण पर हुए सबसे ताज़ा और अहम शोधों में से एक है। हाँ, और ये काफी बड़े स्केल पर किया गया है। हमारी ये जो चर्चा है ये ICMR-study.pdf दस्तावेज पर आधारित है। फिट फैक्ट्स विद अनमोल में आपका स्वागत है। इस चर्चा का मिशन है इस स्टडी के सबसे जरूरी निष्कर्षों को निचोड़ना। मतलब ये देखना कि हमारा खान-पान कैसे बदला है। हाँ, और इसका डायबिटीज और मोटापे से क्या कनेक्शन है, और सबसे जरूरी हम अपनी सेहत सुधारने के लिए क्या असल कदम उठा सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल चीजें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये ICMR इंडिया स्टडी ये क्यों इतनी खास है? संक्षेप में कहूं तो इसका पैमाना और इसकी विश्वसनीयता कमाल की है। हाँ, मैंने भी सुना ये बहुत बड़ा सर्वे था। कितना बड़ा, मतलब अंदाजा? ये कोई छोटा-मोटा सर्वे नहीं था। ये एक राष्ट्रव्यापी नेशन वाइड अध्ययन था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर इसे किया। अच्छा। इसमें देश भर से हजारों वयस्कों के खान-पान की आदतों का वो भी बहुत बारीकी से विश्लेषण किया गया, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से। और इसके जो नतीजे हैं वो भी काफी भरोसेमंद माने जा रहे हैं ना, मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी में। बिल्कुल। देखिए, इसके नतीजे दुनिया के एक बहुत ही प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल नेचर मेडिसिन में छपे हैं। ओके। तो ये अपने आप में इसकी वैज्ञानिक मजबूती दिखाता है। ये अपनी तरह का पहला अध्ययन है जो हमें राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर ये सटीक डेटा देता है कि हम असल में खा क्या रहे हैं। अच्छा, स्टेट लेवल डेटा भी है? हाँ, स्टेट लेवल पर भी, और उसका हमारी मेटाबॉलिक सेहत, खासकर डायबिटीज के खतरे पर क्या असर पड़ रहा है, ये सिर्फ अनुमान नहीं है, ये पुख्ता सबूत हैं। ठीक है, तो स्टडी महत्वपूर्ण है, ये समझ आ गया। लेकिन ये भारत के लिए आज इतनी जरूरी क्यों है? मतलब डायबिटीज का सीन क्या है हमारे देश में अभी? सीन काफी गंभीर है और यही इस स्टडी को और भी ज्यादा रेलेवेंट बनाता है। हम कह सकते हैं कि हम दुनिया की डायबिटीज राजधानी बनने की कगार पर हैं। आंकड़े तो कुछ ऐसे ही बताते हैं। कहते हैं 2050 तक 15 करोड़ से ज्यादा भारतीय डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये अनुमान काफी डराने वाला है। अभी भी आप देखिए, हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। लगभग 9 करोड़ वयस्क मधुमेह के साथ जी रहे हैं। 9 करोड़? और खासकर अगर 45 साल से ज्यादा उम्र वालों की बात करें तो लगभग हर 5 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज है। हर 5 में से एक? और चिंता की बात शायद ये भी है कि बहुतों को पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज है। बिल्कुल सही कहा। लगभग 40 से 43% लोग तो अनजान है अपनी कंडीशन से। अरे बाप रे। और जिन्हें पता है भी, उनमें से आधे से भी कम का शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। तो ये जो जागरूकता और नियंत्रण की कमी है ना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ एक दिलचस्प और थोड़ी चिंताजनक बात भी सामने आती है जो मैंने पढ़ी थी, कि हम भारतीयों को, मतलब वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले कम उम्र में डायबिटीज हो जाती है। हाँ, और वो भी कम बॉडी वेट पर, मतलब कम BMI पर भी टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इसे इंडियन फेनोटाइप भी कहते हैं। अध्ययन और दूसरे शोध यही इशारा करते हैं कि इसकी वजह शायद हमारे जीन्स। अच्छा, जेनेटिक्स। हाँ, जेनेटिक्स और हमारा जो खास खान-पान का पैटर्न है, उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। हमारा पारंपरिक आहार भी आप देखें तो कार्ब्स प्रधान रहा है काफी हद तक। सही बात है। और आधुनिक जीवन शैली ने, प्रोसेस्ड फूड वगैरह ने इसे और बिगाड़ा है। तो शायद हमारा शरीर इस तरह के हाई कार्ब डाइट के लिए उतना बना ही नहीं है, और यहीं से हम सीधे उस 62% वाले आंकड़े पर पहुंचते हैं। चलिए अब इस 62% कार्ब्स वाली पहेली को सुलझाते हैं। ये स्टडी का शायद सबसे बड़ा हाईलाइट है, 62% कैलोरी सिर्फ कार्ब से। ये तो जो रेकमेंडेड है 45-55%, उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। हम दुनिया में शायद सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने वालों में से हैं। लेकिन इस स्टडी की खास बात यह है कि ये सिर्फ मात्रा पर नहीं रुकती। अच्छा। ये कार्ब्स की गुणवत्ता और स्रोत पर भी उंगली उठाती है, और यही असली प्रॉब्लम छिपी है। गुणवत्ता से क्या मतलब है? मतलब किस तरह के कार्ब्स खा रहे हैं हम ज्यादातर? क्या ये सिर्फ मीठा खाने की बात है, चीनी? देखिए, मीठा तो है ही एक फैक्टर, लेकिन उससे भी बड़ा रोल है परिष्कृत अनाज का,
मतलब रिफाइंड ग्रेन्स। रिफाइंड अनाज जैसे? जैसे दक्षिण और पूर्वी भारत में सफेद चावल बहुत ज्यादा खाया जाता है, उत्तर और मध्य भारत में मैदा या बारीक पिसा हुआ गेहूं का आटा, हाँ रोटी। हाँ। अब होता क्या है कि जब अनाज को रिफाइंड किया जाता है तो उसका फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स वो सब प्रोसेसिंग में निकल जाते हैं। अच्छा। तो बचता है सिर्फ स्टार्च, और ये स्टार्च पेट में जाते ही बहुत तेजी से ग्लूकोज यानी शुगर में बदल जाता है और ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ा देता है, स्पाइक करता है। लेकिन कई लोग तो सोचते हैं कि भाई सफेद चावल छोड़कर गेहूं की रोटी खा रहे हैं या बाजरे की रोटी खा रहे हैं तो वो तो हेल्दी है, क्या ये काफी है? यहीं पर ये स्टडी एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताती है। क्या? स्टडी कहती है कि सिर्फ सफेद चावल को गेहूं या बाजरे के आटे से बदलने से डायबिटीज का खतरा कम नहीं होता, अगर आप कुल मिलाकर कार्ब्स ज्यादा खा रहे हैं। अरे ऐसा क्यों? मतलब साबुत अनाज तो हेल्दी माने जाते हैं ना, गेहूं बाजरा। हाँ, मानी जाते हैं, लेकिन वजह है पिसाई यानी मिलिंग। जब किसी भी अनाज को, चाहे वो गेहूं हो या बाजरा, बारीक पीस दिया जाता है आटे में, हाँ। तो उसका जो बाहरी फाइबर होता है वो काफी हद तक टूट जाता है। इससे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब वो कितनी तेजी से आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है। तो पिसे हुए अनाज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, यानी शरीर उसे भी लगभग उतनी ही तेजी से शुगर में बदलता है जितनी तेजी से सफेद चावल या मैदे को। ओह, तो मतलब रोटी की क्वांटिटी भी उतनी ही जरूरी है जितनी उसकी क्वालिटी या टाइप? बिल्कुल, मात्रा बहुत जरूरी है। इसीलिए साबुत दाने जैसे दलिया है या साबुत बाजरा है, वो आटे से बेहतर विकल्प हैं, क्योंकि उनमें फाइबर बरकरार रहता है। वाह, ये तो बहुत लोगों के लिए नई जानकारी होगी। मतलब सिर्फ रोटी बदलने से नहीं, रोटी चावल की क्वांटिटी भी कम करनी ही पड़ेगी। और चीनी का क्या रोल है इसमें, एडेड शुगर? चीनी का रोल भी काफी बड़ा है। स्टडी ने पाया कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोग जरूरत से ज्यादा एडेड शुगर खा रहे हैं। 21 राज्यों में? हाँ, ये वो चीनी में जो कोल्ड ड्रिंक्स में है, मिठाइयों में है, पैकेट वाले खाने में छिपी हुई है, तो ये पहले से जो ज्यादा कार्ब्स वाला खाना है उस पे और बोझ डालती है। तो ये तो साफ हो गया कि ज्यादा कार्ब्स, खासकर रिफाइंड वाले, और चीनी, ये ब्लड शुगर के लिए अच्छे नहीं हैं। अब ये बताइए कि ये स्टडी सीधे तौर पर ज्यादा कार्ब्स खाने और डायबिटीज के बढ़ते खतरे को कैसे जोड़ती है? क्या कोई ठोस आंकड़े हैं इसके? हाँ, बिल्कुल। स्टडी ने इस लिंक को न सिर्फ दिखाया है, बल्कि आंकड़ों से इसे क्वांटिफाई भी किया है। और साथ ही, जैसा हमने पहले इशारा किया, इसने एक और बड़ी कमी की तरफ भी ध्यान खींचा है, हमारे खाने में प्रोटीन की भारी कमी। पहले कार्ब्स डायबिटीज लिंक की बात करते हैं। खतरा कितना बढ़ जाता है, क्या नंबर्स हैं? स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों का कार्ब्स का सेवन सबसे ज्यादा था, उनमें टाइप 2 डायबिटीज, प्री डायबिटीज और मोटापे का खतरा उन लोगों के मुकाबले जिनका कार्ब सेवन कम था, करीब 15 से 30% ज्यादा था। 15 से 30% ज्यादा? हाँ, अगर हम इसे ऑड्स रेशियो में देखें, ऑड्स रेशियो मतलब खतरा कितना गुना बढ़ जाता है, तो ये 1.5 से 1.30 था। और जो नई डायग्नोज हुए डायबिटीज के मामले थे, उनमें तो ये खतरा 1.30 गुना ज्यादा था। 1.30 गुना, ये तो काफी मायने रखता है। मतलब सीधी सीधी हमारी थाली ही जिम्मेदार है काफी हद तक। बिल्कुल। और जब शोधकर्ताओं ने थोड़ा और डीप जाकर देखा कि किस तरह के कार्ब्स का क्या असर है, तो पाया कि रिफाइंड अनाज जैसे सफेद चावल, मैदा, इनसे डायबिटीज का खतरा 13% ज्यादा था। ओके। पिसे हुए साबुत अनाज जैसे आटा, उससे 9% ज्यादा था, और एडेड शुगर से 14% ज्यादा था। और ये नतीजे कमोबेश पूरे देश में एक जैसे ही थे। तो कार्ब्स की कहानी तो समझ आ गई। अब ये जो प्रोटीन की कमी वाली बात आपने कही, वो क्या है? ये कितनी बड़ी समस्या है? ये भी असल में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी रोज की जो कैलोरीज हैं, उनका औसतन सिर्फ 12% प्रोटीन से आ रहा है। सिर्फ 12%? होना कितना चाहिए? कम से कम 15% तो होना ही चाहिए। अब ये सुनने में शायद 3% का छोटा सा अंतर लगे। हाँ, लगता तो है। लेकिन असल में जब आप इसे ग्राम में बदलते हैं, तो ये रोजाना करीब 15 से 20 ग्राम प्रोटीन की कमी है। ये काफी है। 15-20 ग्राम रोज? और ये प्रोटीन हमें मिल कहाँ से रहा है? मतलब मेन सोर्स क्या है, दालें? हाँ, ज्यादातर दालों और अनाज से ही आ रहा है। अब देखिए, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर, उनका योगदान सिर्फ 2% है कैलोरीज में। सिर्फ 2%? और अंडे, मांस, मछली, इनका तो बस 1%। तो हम मुख्य रूप से प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर ही निर्भर हैं, और उसमें भी अनाज की मात्रा ज्यादा है, दालों की उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। इसमें भी कोई क्षेत्रीय भिन्नता दिखी? मतलब
कहीं लोग ज्यादा प्रोटीन खाते हों, कहीं कम, कोई इंटरेस्टिंग बात? हाँ, एक दिलचस्प बात ये थी कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में प्रोटीन का सेवन सबसे ज्यादा था, करीब 13.6%। शायद वहाँ मछली और मांस ज्यादा खाया जाता है इसलिए। अच्छा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि केरल और गोवा जैसे तटीय राज्यों में, जहां मछली तो आसानी से उपलब्ध है, हाँ बिल्कुल। वहां प्रोटीन का सेवन सबसे कम पाया गया। अजीब है। तो मतलब सिर्फ उपलब्धता से नहीं होता, खाने की आदतें, कल्चरल फैक्टर्स भी बहुत जरूरी है। वैसे एक आम सवाल जो लोग पूछते हैं, प्रोटीन तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए जरूरी होता है ना, आम इंसान को क्यों चाहिए इतना प्रोटीन? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हम्म। प्रोटीन सबके लिए जरूरी है। पहली बात, ये भूख को शांत रखता है, मतलब सटाइटी देता है। अच्छा, पेट भरा रखता है। हाँ, पेट भरा रखता है, जिससे हम फालतू की चीजें खाने से बचते हैं। दूसरी बात, ये कार्ब्स के पाचन को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ता, स्टेबल रहता है। ओके, ये डायबिटीज के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। और हाँ, मसल्स बनाने के अलावा इम्यूनिटी के लिए, हार्मोन्स बनाने के लिए, एंजाइम्स के लिए, शरीर के हर छोटे बड़े काम के लिए प्रोटीन चाहिए। तो इसकी कमी का मतलब है कि शरीर के कई जरूरी काम ठीक से नहीं हो पाएंगे। ये बात तो है। ठीक है, तो कार्ब्स ज्यादा हो गए, प्रोटीन कम हो गया। अब तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट, वसा यानी फैट्स, उसके बारे में स्टडी क्या कहती है? क्या हम घी तेल वगैरह ज्यादा खा रहे हैं? फैट्स के मामले में कहानी थोड़ी अलग है। मतलब कुल फैट जो हम खा रहे हैं वो मात्रा के हिसाब से ठीक ठाक है। लगभग 25% कैलोरीज फैट से आ रही हैं, जो कि रेकमेंडेड लिमिट 30% या उससे कम के अंदर ही है। अच्छा, तो टोटल फैट प्रॉब्लम नहीं है? टोटल फैट उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां भी जैसा कार्ब्स में था, क्वालिटी का पंगा है। टाइप ऑफ फैट गलत है। अच्छा, टाइप गलत है। हाँ, और अच्छी खबर यह है कि स्टडी ने इसका एक बहुत कारगर समाधान भी सुझाया है। क्वालिटी का पंगा मतलब किस तरह का फैट गड़बड़ कर रहा है? सैचुरेटेड फैट? एग्जैक्टली। गड़बड़ कर रहा है सैचुरेटेड फैट, यानी संतृप्त वसा। ज्यादातर राज्यों में लोग इसे जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। रिकमेंडेशन है कि 7% से कम कैलोरी आनी चाहिए सैचुरेटेड फैट से, पर हम ज्यादा खा रहे हैं। और ये मिलता कहाँ से है मेनली? घी, मक्खन? हाँ, घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, खासकर दक्षिण भारत में, रेड मीट, फुल फैट डेयरी। अब ज्यादा सैचुरेटेड फैट सिर्फ दिल की बीमारियों का खतरा ही नहीं बढ़ाता। हाँ, वो तो सुना है। बल्कि ये इंसुलिन को ठीक से काम करने में भी रुकावट डाल सकता है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ओह, तो ये डायबिटीज से भी जुड़ा है? हाँ, जुड़ा है। और दूसरी तरफ जो अच्छे वाले फैट्स हैं, हेल्दी फैट्स, उनका क्या हाल है? हाँ, जैसे मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। वही तो कम है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो आपको बादाम, मूंगफली, सरसों के तेल, जैतून के तेल में मिलते हैं। हाँ। और खास तौर पर ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जो अखरोट, अलसी, चिया सीड्स और फैटी फिश जैसे सैल्मन या रावस में होते हैं, वो हम काफी कम खा रहे हैं। ये फैट्स दिल के लिए बहुत अच्छे हैं, शरीर में सूजन कम करते हैं। तो मतलब बैलेंस पूरा बिगड़ा हुआ है, गलत वाला फैट ज्यादा, सही वाला फैट कम। एकदम सही। तो ये तो पूरी थाली ही गड़बड़ लग रही है। कार्ब्स ज्यादा, प्रोटीन कम, फैट का बैलेंस खराब। लेकिन आपने कहा कि स्टडी ने कोई समाधान भी सुझाया है, कोई उम्मीद की किरण। हाँ, और यही इस स्टडी की मुझे लगता है सबसे पॉजिटिव और एक्शन लेने लायक बात है। शोधकर्ताओं ने क्या किया? उन्होंने कंप्यूटर मॉडलिंग का इस्तेमाल किया। कंप्यूटर मॉडलिंग? हाँ, ये देखने के लिए कि अगर लोग अपनी रोज की कैलोरी का सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 5% हिस्सा कार्ब्स की जगह प्रोटीन से लेना शुरू कर दें, तो क्या होगा? सिर्फ 5%? ये तो बहुत छोटा सा बदलाव लगता है। क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ेगा? जबरदस्त फर्क। मॉडलिंग ने दिखाया कि इस छोटे से बदलाव से भी टाइप 2 डायबिटीज और प्री डायबिटीज का खतरा काफी कम हो सकता है। सच में? कितना कम? सबसे ज्यादा फायदा डेयरी प्रोटीन से दिखा, मतलब दूध, दही, पनीर। अगर 5% कार्ब्स को डेयरी प्रोटीन से बदला तो खतरा करीब 11% तक कम हुआ। वाह! लेकिन अंडे, मछली और यहां तक के दालों और फलियों वाले प्लांट बेस्ड प्रोटीन से भी अच्छी खासी सुरक्षा मिली। मतलब प्रोटीन किसी भी अच्छे सोर्स से आए, फायदा करता है। वाह! मतलब ये तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। ये वाकई बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। छोटा बदलाव, बड़ा असर। बिल्कुल। और यही हमें अगले सवाल पर लाता है कि इस सारी जानकारी को, इस साइंस को हम अपनी रोज की थाली में कैसे उतारें? क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं है, करना जरूरी है। हाँ, यही असली बात आ जाती है। मतलब थ्योरी तो समझ ली, अब प्रैक्टिकल क्या करें? तो चलिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स पर बात करते हैं जो सीधे इस स्टडी के नतीजों पर आधारित हैं और जिन्हें कोई भी आसानी से अपना सकता है। ठीक है। टिप नंबर 1, अपनी थाली में चावल या रोटी की जगह घटाएं।
कोशिश करें कि ये आपकी प्लेट के 1/3 हिस्से से ज्यादा ना हो। 1/3 ठीक है। बस। और सफेद चावल या मैदे की जगह साबुत अनाज चुनें, जैसे ब्राउन राइस, रेड राइस या फिर पॉलिश न किया हुआ बाजरा या जौ। वो भी दाने के रूप में, आटे के नहीं। ओके। क्यों? क्योंकि स्टडी ने साफ दिखाया कि ज्यादा कार्ब्स, चाहे किसी भी सोर्स से हों, खासकर पिसे हुए अनाज से, वो ब्लड शुगर बढ़ाते हैं। तो मात्रा कम करना सबसे पहला और जरूरी कदम है। साबुत अनाज में फाइबर होता है, तो शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है। पहला कदम क्या हो सकता है? हाँ, अगली बार जब आप खाना परोसें तो सचेत होकर चावल या रोटी की मात्रा थोड़ी कम करके देखें, बस थोड़ी सी। ओके। टिप नंबर 2, हर बड़े खाने में, मतलब लंच और डिनर में, 1 कटोरी दाल या कोई फली जरूर हो। पकी हुई दाल, छोले, राजमा, लोबिया, कोई भी फली। हाँ बिल्कुल। हम्म, और दिन में स्नैक्स के तौर पर दही, छाछ या थोड़ा पनीर या मुट्ठी भर भुने चने भी ले सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो हफ्ते में 2 बार मछली या अंडे शामिल करें। वाई इट वर्क्स? क्यों? क्योंकि स्टडी ने प्रोटीन की भारी कमी सिर्फ 12% दिखाई, और ये भी दिखाया कि सिर्फ 5% कार्ब्स को प्रोटीन से बदलने से कितना फायदा होता है। प्रोटीन पेट भरता है और शुगर कंट्रोल में मदद करता है। फर्स्ट स्टेप। पहला कदम, आज रात के खाने में या कल के लंच में 1 कटोरी दाल या सांभर जरूर शामिल करने का पक्का इरादा करें। और ये तो हमारी दादी नानी भी करती थी। कभी आटे में बेसन मिला दिया या दाल से ही आटा गूंथ लिया। ये भी प्रोटीन बढ़ाने के तरीके थे। सही कहा। टिप नंबर 3, आधी थाली सब्जियों से भरें। और हाँ, आलू, शकरकंद, अरबी को छोड़कर। अच्छा, स्टार्च वाली सब्जियां नहीं? नॉन स्टार्ची सब्जियां। अपनी प्लेट का आधा हिस्सा हरी पत्तेदार सब्जियों, सलाद और दूसरी सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बीन्स, इनसे भरें। क्यों? सब्जियां फाइबर, विटामिन्स, मिनरल से भरपूर होती हैं, कैलोरी कम होती है, पेट जल्दी भरता है। इससे अपने आप कार्ब्स वाली चीजों के लिए जगह कम बचती है। फर्स्ट स्टेप। पहला कदम, अगली बार प्लेट लगाते समय सबसे पहले आधी प्लेट सब्जियों से भरें, उसके बाद ही बाकी चीजें डालें। एक विजुअल गाइड बन जाएगा। ये अच्छा तरीका है। टिप नंबर 4, सही तेल चुनें और अपनी डाइट में नट्स और सीड्स शामिल करें। मतलब घी, मक्खन, नारियल तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। हाँ, मॉडरेशन में। बढ़िया। खाना पकाने के लिए सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, राइस ब्रैन ऑयल या कभी-कभी जैतून का तेल, इन्हें अदल बदल कर इस्तेमाल करें। और रोज मुट्ठी भर, मतलब 5-6 बादाम, 2-3 अखरोट या थोड़े बीज जैसे अलसी, चिया, कद्दू के बीज, इन्हें जरूर खाएं। व्हाइट वर्क्स। क्यों? स्टडी ने बताया कि सैचुरेटेड फैट ज्यादा है और हेल्दी फैट, मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड, कम। ये बदलाव फैट का बैलेंस सुधारेगा, जो दिल के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। फर्स्ट स्टेप। पहला कदम, कल नाश्ते के साथ या शाम के स्नैक में 5-6 भीगे हुए बादाम या 2 अखरोट शामिल करने का नियम बनाएं। बढ़िया। टिप नंबर 5, मीठे पेय और रोज रोज मिठाई खाने पर लगाम लगाएं। कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस, मीठे शरबत और रोजाना मिठाई खाने की आदत को कम करें। पैकेट वाले स्नैक्स जिनमें अक्सर छिपी हुई चीनी होती है, उनसे भी बचें। कितनी चीनी ठीक है? कोशिश करें कि एडेड शुगर, मतलब ऊपर से डाली गई चीनी, दिन में 5-6 छोटे चम्मच, लगभग 25 ग्राम से ज्यादा ना हो। क्यों? स्टडी ने साफ तौर पर ज्यादा चीनी के सेवन और डायबिटीज के बढ़ते खतरे, 14% ज्यादा ऑड्स को जोड़ा है। ये खाली कैलोरीज हैं जिनका कोई पोषण मूल्य नहीं है। पहला कदम, आज अगर मीठा पीने का मन करे तो कोल्ड ड्रिंक या जूस की जगह सादा पानी, नींबू पानी, बिना चीनी या कम चीनी वाला या छाछ पिएं। और आखिरी टिप, टिप नंबर 6, अपनी मील को बैलेंस बनाने की कोशिश करें। मतलब हर मुख्य भोजन में, नाश्ता, लंच, डिनर, कोशिश करें कि ये चारों चीजें हों। थोड़ा सा फाइबर वाला कार्ब जैसे रोटी, चावल, बाजरा, ओट्स, अच्छी मात्रा में लीन प्रोटीन, दाल, दही, अंडा, पनीर, चिकन, मछली, थोड़ा सा हेल्दी फैट, नट्स, सीड्स, सही तेल से, और खूब सारी सब्जियां। व्हाइट वर्क्स। क्यों? ये कॉम्बिनेशन खाने को धीरे धीरे पचने में मदद करता है, ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है और पेट को ज्यादा देर तक भरा रखता है, जिससे बेवजह की क्रेविंग्स कम होती हैं। फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, अपने अगले लंच और डिनर को ध्यान से देखें। क्या उसमें ये चारों कंपोनेंट मौजूद हैं? कार्ब, प्रोटीन, फैट और फाइबर, सब्जियों से। हाँ, और ये मुश्किल नहीं है। ये छोटे छोटे बदलाव ही हैं जो मिलकर बड़ा फर्क लाएंगे।
हमें बस थोड़ा ध्यान देना है और शायद अपनी कुछ पुरानी पारंपरिक अच्छी आदतों को फिर से अपनाना है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ मतलब सार ये है कि ICMR इंडिया स्टडी ने आईना दिखा दिया है। हमारा खान पान जिसमें रिफाइंड कार्ब्स बहुत ज्यादा हैं 62%, प्रोटीन काफी कम है सिर्फ 12% और फैट का बैलेंस भी बिगड़ा हुआ है। हाँ, ये सब मिलकर भारत में जो डायबिटीज की महामारी फैल रही है उसमें घी का काम कर रहा है। लेकिन बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये हमारे हाथ में है। आहार, डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसे हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सही बात। और जैसा स्टडी ने दिखाया, सिर्फ 5% कार्ब्स को प्रोटीन से बदलने जैसे छोटे सोचे समझे बदलाव भी हमारी सेहत पर बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। तो चॉइस हमारी है कि हम अपनी थाली को बदलें या ना बदलें। बिल्कुल, ये एक पावरफुल मैसेज है और इस बदलाव के राह पर फिट फैक्ट्स विद अनमोल आपका साथी है। हम आप तक विज्ञान पर आधारित भारत के हिसाब से जरूरी और काम की सलाह लाते रहेंगे। तो सही जानकारी और प्रैक्टिकल टिप्स के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर सिर्फ 5% कैलोरी शिफ्ट डाइट में इतना बड़ा फर्क ला सकती है, तो जरा सोचिए, जब हम अपनी थाली सुधारने के साथ साथ अपनी जीवन शैली में थोड़ा और ध्यान देंगे, जैसे कि नियमित रूप से एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करेंगे, तो हमारी सेहत में कितना बड़ा और पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर। फिट फैक्ट्स विद अनमोल सुनने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सूचित रहें।